मुझे ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी एज प्रोफेशनल। और आईटेकनेट्स के प्लेटफॉर्म पे 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट यहाँ पर ट्रैक्स में पढ़ा चुका हूँ। मल्टी क्लाउड पर वर्किंग है मेरी। ठीक है। ये वो कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है जिनकी मैं यहाँ पर आईटेकनेट्स पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। इसमें अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के देखें तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे AZ-104 है, 305 है, AZ-400 है जो कि इनका डेवऑप्स का है। और इसी तरह से AZ-500 है जो कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का है। इसी तरह से SC-100 है जो कि ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की सिक्योरिटी को डील करता है। ठीक है। तो ये तमाम डिफरेंट ट्रैक्स में यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह से अगर हम माइक्रोसॉफ्ट SCCM या MECM की बात करें तो ये इनका क्या है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसकी 2014 में मैंने फर्स्ट डिप्लॉयमेंट की थी। ठीक है। और इसकी भी मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है जिसका लेटेस्ट कोड हमारे पास MD-102 है। इसकी भी काफ़ी सारी मैंने ट्रेनिंग्स माइक्रोसॉफ्ट की हैं। इस तरह से M365 की बात करें, MS-102, इसकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने कंडक्ट किए हैं यहाँ पर। AWS क्लाउड की बात करें तो उसमें सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके इस सेशन में भी जो ये कोर्स में से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। इनका एंड होने वाला है ये सेशन। और उसके बाद सोल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, इसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है, इसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और इसमें इनकी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ट्रेनिंग है वो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी तरह से अगर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके भी एसोसिएट लेवल और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। ओरेकल क्लाउड इंफ्रा की बात करें तो उसमें ओरेकल क्लाउड आर्किटेक्ट एसोसिएट और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। अब अगर क्लाउड इंफ्रा की बात करें तो उसमें एसोसिएट की, उसकी आर्किटेक्ट एसोसिएट की ट्रेनिंग में दे चुका हूँ। VMware की बात करें तो यहाँ पे VCP DCP की मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई है यहाँ पर। और उसके अलावा IC स्क्वायर की बात करें तो इसमें CCSP जो कि सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल का इनका ट्रैक है, इसकी भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ और इसकी भी मैंने यहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स डील की हैं। ठीक है। टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और कर रहा हूँ। और प्रॉपर एक कंप्लीट ट्रैक अगर किसी को चाहिए होता है टेराफॉर्म से रिलेटेड, जैसे उसको कंप्लीट काम सीखना माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में किस तरह से टेराफॉर्म में करते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास ऑटोमेशन के, उसमें प्रॉपर आपकी किस तरह से टेराफॉर्म के थ्रू वर्किंग होती है, वो मैं इस तरह से इसकी कस्टमाइज ट्रेनिंग्स भी करवा रहा होता हूँ। ठीक है। और इस तरह से डेवऑप्स के जो डिफरेंट हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स हैं उनकी भी मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पर कंडक्ट की हुई है। ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रो है जो मैंने यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई हैं। और अब हम थोड़ा सा कोर्स की तरफ आते हैं। एग्जाम गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनको हमने कवर करना है। और इसके भी मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ और इस पर हम अपनी डिस्कशन करते हैं। हर डोमेन में से एग्जाम में आपके पास कितना पोर्शन आ रहा होता है यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि जो फर्स्ट डोमेन है आपकी मैनेज एज्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस, इसमें से हमारे पास 20 से 25% का कोर्स आता है। ठीक है। क्वेश्चंस आपके पास जो आएंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम में। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 15 to 20% इसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। डिप्लॉय एंड मैनेज एज्यूर कंप्यूट रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें आपके पास 20 से 25% का पोर्शन आता है। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क्स की बात करेंगे तो उसमें से 15 to 20% आता है। और इसी तरह से मॉनिटर एंड मेंटेन एज्यूर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें से हमारे पास यहाँ पर 10 to 15% कोर्स आता है। ठीक है। तो ये वेटेज होती है जो एग्जाम में आपको हर डोमेन से रिलेटेड यहाँ पर वो दिखा रहा होता है। और अब थोड़ी सी हम कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है जो कि हमने अपने इस कोर्स में स्टडी करनी है। तो जैसे अभी हमने डिफरेंट वहाँ पर डोमेन्स देखे हैं। डोमेन 1 की अगर हम बात करेंगे, मैनेज एज्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस, इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमें वो बता रहा है मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा यूजर्स एंड ग्रुप्स। जिस तरह से आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी
होती है और उसके थ्रू आप यहाँ पर अपने यूजर्स की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उस पर डिफरेंट आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में काम करना है तो इनका यहाँ पर भी एक एंट्रा आईडी सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, जिसका ओल्डर नेम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप अपने ग्रुप्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें आपने अपनी यूजर्स की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। ग्रुप्स की हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे कि आपके पास असाइंड ग्रुप्स हैं और डायनामिक ग्रुप्स हैं। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपने अपने यूजर्स को कैसे मैनेज करना है। अब अगर आपके पास 10,000 प्लस यूजर्स हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से यहाँ अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो टू डिफरेंट एक्चुअल में टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास, असाइंड और डायनामिक। वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ऑटोमेटिकली आपके यूजर्स किसी भी ग्रुप का मेंबर बनते हैं और उन पर वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह से सेकंड अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें तो वो आपको कह रहा है मैनेज यूजर एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज किस तरह से हमने मैनेज करनी होती है, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के कौन कौन से डिफरेंट लाइसेंसेस हैं और किस लाइसेंस में आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, और हम इसको प्रॉपर लाइसेंस वहाँ से लेकर और उसको डिप्लॉय करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायनामिक ग्रुप्स की, तो वो आपके पास जो एंट्रा आईडी का बाय डिफॉल्ट फ्री वर्जन आपके सब्सक्रिप्शन पर एनेबल होता है, जब भी आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उस पर वो एनेबल होता है। तो अ, अगर आपने डायनेमिक ग्रुप्स के थ्रू मैनेजमेंट करनी है यहाँ पर तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे लाइसेंस के थ्री डिफरेंट आपके पास टाइप्स हैं, कौन से लाइसेंस में कौन से डिफरेंट बेनिफिट्स दे रहा है आपको। तो वो फिर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको। उसके बाद है जी मैनेज एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे आप B2C इन्वायरमेंट में अगर काम कर रहे हैं या B2B इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी डायरेक्टरी का ये डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। लेट्स से आपकी डोमेन है itechnuts.com, लेकिन अगर वो कोई एक्सटर्नल यूजर है जो आपका क्लाइंट है, उसको फिर आपने यहाँ पर किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड करनी, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे B2C इन्वायरमेंट में। जैसे कोई जीमेल आईडी है, कोई याहू का आईडी है। ठीक है। इस तरह से ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने उसको यूज करवाना है और उसको हमने उसके एक्सेस को कंट्रोल करना होता है। और लास्ट में इसमें आपके पास SSPR है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ये किस तरह से हम सेटअप करेंगे कि आपका कोई भी एंड यूजर है वो खुद से अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है कर ले। बाय डिफॉल्ट क्लाउड में आपके पास ये सर्विस नहीं होती है, हमें ये सर्विस एनेबल करना पड़ती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इसमें आपके पास पॉइंट है वो है मैनेज एक्सेस टू Azure रिसोर्सेज। इसमें अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपके डिफरेंट बिल्ट इन रोल्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पर RBAC कहलाते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसको आप किस तरह से लेकर चलते हैं, किस तरह से वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्या क्या डिफरेंट लेवल है आपके पास वहाँ पर RBAC में, और आप उसको किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एंड यूजर पर। और इसी तरह से नेक्स्ट है असाइन रोल्स टू डिफरेंट स्कोप। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट लेवल है तो उसको यहाँ पर वो स्कोप बोलता है। उसमें आपके पास फुल एक्सेस होती है, पार्शियल एक्सेस होती है, रीड ओनली एक्सेस होती है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। थ्री डिफरेंट स्कोप लेवल्स होते हैं आपके पास यहाँ पर। इंटरप्रेट एक्सेस असाइनमेंट्स किस तरह से आपने करनी है वो सारी सारी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा मैनेज एज्यूर सब्सक्रिप्शंस एंड गवर्नेंस। तो अगर आपके पास इन्वायरमेंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस होंगी उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज एज्योर पॉलिसीज। एक्चुअल में आपके पास टू डिफरेंट वेज होते हैं। एक हमने यहाँ पर देखा RBAC का, दूसरा है कि आपने अपनी पॉलिसीज यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी कहती है कि ये आपके टू डिफरेंट रीजन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके जो यूजर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें, तो वो बाय यूजिंग RBAC आप वो काम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर एज़्योर पॉलिसी के थ्रू काम करना पड़ता है कि आप उसको रीजन स्पेसिफिक कर देंगे, वहाँ पर कौन से डिफरेंट रीजन्स में वो अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे।
किन बेसिस पर आपके रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, वो सारी सारी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट इसमें है आपके पास कॉन्फ़िगर रिसोर्स लॉक्स के एक्सीडेंटली कोई भी यहाँ पर अगर आपने किसी को एक्सेस दी, वो किसी भी रिसोर्स को यहाँ पर डिलीट ना कर सके, उसके लिए यहाँ पर उसने हमें ऑप्शन दी हुई है रिसोर्स लॉक के नाम से, उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देन है अप्लाई एंड मैनेज टैग्स ऑन रिसोर्सेज। इसको हम देखेंगे किस तरह से हमने टैग्स को इम्प्लीमेंट करना है। और ये टैग्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे काम हमारे यहाँ पर टैग बेस्ड हो रहे होते हैं, वो हम इसमें लर्न करेंगे। जैसे मैंने एजूर पॉलिसी का जिक्र किया, रिसोर्स लॉक का जिक्र किया, इस तरह से और भी काफ़ी सारी यहाँ पर हमारी सर्विसेज है जिस पर हमारे टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे उसको हम कोई ना कोई टैग असाइन करेंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे किस तरह से हमने असाइन करने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स, इस तरह से आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेज सब्सक्रिप्शंस, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। मैनेज कॉस्ट बाय यूजिंग अलर्ट्स, बजट्स एंड एजूर एडवाइजर रिकमेंडेशंस, कि इनके थ्रू आपकी सारी की सारी किस तरह से मैनेजमेंट्स होगी, कब आपको एक अलर्ट जनरेट होकर आपको आपके ईमेल पर आ जाए। ठीक है, बजट्स आप अपने डिफाइन कर देते हैं। बजट्स में क्या होता है कि वो आपने डिफाइन कर दिया कि किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स, लेट से आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की, अगर वो $100 से इंक्रीज करती है तो वो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई अलर्ट जनरेट करवा कर ईमेल पर रिसीव करना चाह रहे हैं, वो भी आप काम कर सकते हैं। ये सारे सारे काम हो जाते हैं। एज्योर एडवाइजर रिकमेंडेशंस हैं कि ये आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा होता है कि अगर आपने कोई रिसोर्स बनाया हुआ है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है इतनी, वो आपको बताता है कि आप इसे लोअर रिसोर्सेज पर लेकर इसको चले जाएं। ठीक है, अगर आपकी जो कंजप्शन है ज़्यादा हो रही है रिसोर्स की, तो आपको कहता है कि इसको हायर पर लेकर चले जाओ। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बाय एज्योर एडवाइजर रिकमेंडेशंस। और लास्ट में इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ग्रुप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट ग्रुप्स आपने किस तरह से बनाने हैं, उसके अंदर आपने, जैसे अगर आप मल्टाई सब्सक्रिप्शंस वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें आपका मैनेजमेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर आप अपने डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे और उसमें फिर अपनी सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर रहे होंगे। किस, लेट्स से आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए, अपने आईटी का किया हुआ, आपने डेव का किया हुआ, आपने प्रॉड का किया हुआ है। प्रॉड के डिपार्टमेंट के लिए आपने अलग सब्सक्रिप्शन ली हुई है, यहाँ पर डेव के लिए अलग ली हुई है। ठीक है, उनको फिर आप लिमिट करेंगे कि सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन में रहते हुए वो अपने जो भी वर्किंग करनी है उन्होंने कर सकेंगे, अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकेंगे। तो बाय यूजिंग मैनेजमेंट ग्रुप आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास मॉड्यूल 2, जिसमें हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेजेस के हवाले से। स्टोरेजेस को आपने यहाँ पर किस तरह से मैनेज करना होता है। वैसे यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस हैं, बट यहाँ पर आपके पास वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस दे रहा है, जिसमें आपको जो ब्लॉक स्टोरेज दे रहा है और फाइल शेयर दे रहा है। ठीक है, ये दो स्टोरेजेस हैं यहाँ पर आपके कोर्स का पार्ट। और अगर हम इसमें कॉन्फ़िगर एक्सेस टू स्टोरेज की बात करेंगे, किस तरह से आपने एक्सेस को मैनेज करना है, कि किस तरह से कैसे वहाँ पर आपकी स्टोरेज एक्सेस होगी। बाय यूजिंग एक्सेस की आप उसको एक्सेस करेंगे। इसमें आपको क्या ड्रॉबैक होता है, सैस की तरफ आप कब जाएंगे, सैस में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको एक्सेस कीज के थ्रू नहीं मिल रहे होते हैं। हम प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने इसकी स्टोरेज को कंट्रोल करना यूजिंग फायर वॉल्स एंड वर्चुअल नेटवर्क्स, वो भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कॉन्फ़िगर स्टोरेज एक्सेस पॉलिसीज, यहाँ पर हम करके देंगे किस तरह से आप डिफरेंट पॉलिसीज यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगर आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस टू अज्यूर फाइल्स, ये हम देखेंगे किस तरह से आपने ये काम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, इसका क्या बेनिफिट होता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपके पास कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज अकाउंट्स, किस तरह से आपने क्रिएट करने हैं और मैनेज करने हैं, वो हम देखेंगे। रिडेंडेंसी क्या होती है यहाँ पे आपके पास, रिडेंडेंट इन्वायरमेंट आपने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन क्या है, इसको प्रॉपर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इंक्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट कोई भी आप यहाँ पर रिसोर्स अपना क्रिएट करते हैं उस पर बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन एनेबल होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन किस तरह से हमने ये सारी सारी चीज़ें
यूज करनी है। लास्ट में इसमें हमारे पास मैनेज डाटा बाय यूजिंग Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर, ये इनकी एक यूटिलिटी है जो कि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं अपने एंड यूजर पर, और उसके थ्रू ये हम सारे काम करेंगे, एक्सेस की का भी और सैस का भी। ठीक है, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इसमें लास्ट में आपको दे रहा है कि यूटिलिटी एजी कॉपी के नाम से, अगर आपके पास बल्क में डाटा है ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट और आपकी कंपनी माइग्रेट हो रही है क्लाउड में, तो जीबीज में या टीबीज में आपका डाटा है, तो वो आप अगर सिंपल उसको अपलोडिंग पर लगाएंगे स्टोरेज अकाउंट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो और वो जो आपका वे होगा वो नॉन इनक्रिप्टेड होगा। तो बाय यूजिंग इजी कॉपी आप एक इनक्रिप्शन मेथड पर यहाँ पर यूज़ करते हुए अपने डाटा को फास्टली मूव करवा सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं एज स्टोरेज अकाउंट में। तो हम ये भी सीखेंगे हमने बाय यूजिंग इजी कॉपी किस तरह से यहाँ पर डाटा को अपलोड करना है स्टोरेज अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर एज्योर फाइल्स एंड एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ये यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आपने ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करनी है, जिसका वो कंटेनर स्टोरेज का यहाँ पे नाम देता है। और फाइल शेयर क्या होता है, जैसे आपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अपना एक फाइल शेयर कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है एक्टिव डायरेक्टरी पर, और उसमें फिर आप अपने यूजर्स को एक्सेस दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। ये काम हम कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पर लर्न करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कंटेनर। ये देखें, अब यहाँ पर वो ब्लॉब स्टोरेज में उसको कंटेनर का नाम दे रहे हैं, इन ब्लॉब स्टोरेज। कंटेनर क्या होते हैं, डिफरेंट आपके फोल्डर्स हैं जो कि आपने क्रिएट करने हैं और उसके अंदर आपने अपने डाटा को अपलोड करना है, ये सेव रखना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोरेज टियर्स, कौन कौन से डिफरेंट टियर्स हैं, हॉट है, कूल है, कोल्ड है, आर्काइव है, ये 4 डिफरेंट यहाँ पर आपके पास स्टोरेज टियर्स हैं, उनको किस तरह से आप यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। स्नैपशॉट्स क्या होते हैं इसमें आपके डाटा के, सॉफ्ट डिलीट क्या है, एज्योर फाइल्स क्या है। ठीक है, ब्लॉब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट टेयर्स की बात की। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही आप कोई भी यहाँ पर कंटेनर क्रिएट करेंगे और उस पर आप कोई भी अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट हॉट टीयर को यूज करते हुए वहां पर अपलोड होता है, जो कि सबसे कॉस्टली है। ठीक है, और आप इसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अगर आपकी वो फाइल या ऑब्जेक्ट 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज तक यूज नहीं होता है, तो वो उसको उठाकर कोल्ड में डाल दे या कूल में डाल दे या उसको आर्काइव में मूव करवा दे, ताकि आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट भी कर सकें। तो ये बाइजिंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसकी। उसके बाद है कॉन्फ़िगर ब्लॉक वर्जनिंग। जैसे आपके पास डिफरेंट डेव टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी पीस ऑफ कोड लिखते हैं, जो भी उनकी फाइल है, तो वो जो फाइल है उसकी उन्होंने पहले कोड लिखा, उसको यहाँ पर डिप्लाई कर दिया, उसके बाद वो कोड में चेंजेस करते हैं, तो उसके वो डिफरेंट वर्जन्स बनाए और आपके वो तमाम वर्जन्स वहाँ पर अवेलेबल हो। इन केस जो उन्होंने नया कोड में एंट्री की है, मल्टीपल लाइंस की एंट्री हुई है, मल्टीपल लोकेशंस पर एंट्री हुई है आपके उस कोड फाइल में, और वो बाद में आपकी डिप्लॉयमेंट अनसक्सेसफुल रहती है, तो आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो वो आप काम किस तरह से करेंगे, वर्जनिंग वर्जनिंग आप ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है आपके पास डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूटर रिसोर्सेज। उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें डिस्कस कर रहा है आर्म की हवाले से, ये इंफ्रा एज अ कोड इसकी सर्विस है, आर्म टेम्पलेट्स और बाइसेप। स्टार्ट में आर्म टेम्पलेट्स ऐसे आपके एज ए रिसोर्स मैनेजर, और फिर उसके बाद इसका वर्जन 2 आया है बाइसेप के नाम से। यहाँ पर आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, किसी भी आर्म टेम्पलेट को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइसेप में, बहुत ईजी है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगा किस तरह से आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। और बाइजिंग कोड आप यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, जैसे आपके पास इंफ्रा एज अ कोड सर्विस है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म की मदद से आप बाइजिंग कोड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लाई कर रहे थे। इसी तरह से बाइजिंग आर्म टेम्पलेट्स या बाइसेप आप ये काम कर सकते हैं। ये आपका वेंडर स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सर्विस है। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एज्यूर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट, किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई है। नॉर्मली हम यही काम करते हैं कि कोई भी आपने एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया, तो आप उसको
यहाँ पर मॉडिफाई करके यूज कर रहे होते हैं बार बार। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग बाइसेप फाइल, डिप्लॉय रिसोर्सेज बाय यूजिंग एज्योर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। और बाइसेप फाइल, ये हम देखेंगे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिप्लॉयमेंट एज एन आर्म टेम्पलेट और कन्वर्ट टू रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट टू अ बाइसेप फाइल। तो ये सारी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर करके दिखाऊंगा किस तरह से आपने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। बहुत ईजी है। आप कोई भी जो नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसका भी आप आर्म टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। कोई आपने रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया यहाँ पर, उसका भी आप आर्म टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। कोई आपका ऑलरेडी रनिंग में है रिसोर्स, उसका भी आप आर्म टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। और उसकी मदद से आप मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको सारे वेज यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स। एक्चुअल में हमने यहाँ से इसका स्टार्टअप लेना है कि आप किस तरह से अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आपकी डिस्क इंक्रिप्शन यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट होती है इंक्रिप्शन एनेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मूव अ वर्चुअल मशीन टू अनदर रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन एंड रीजन। आप इजीली मूव कर सकते हैं। आपने एक रिसोर्स ग्रुप में अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, दूसरे रिसोर्स ग्रुप में उसको लेकर जा सकते हैं विद इन अ रीजन। एक सब्सक्रिप्शन में आपने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई दूसरे में लेके जा सकते हैं। एक रीजन में आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई उसको आप लेकर जा सकते हैं दूसरे रीजन में। सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैनेज वर्चुअल मशीन साइजेस, किस तरह से आपने साइजेस इसके मैनेज करने, चेंज करने, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने एडवाइजर की बात की, एडवाइजर रिकमेंडेशंस के हवाले से। तो ये आप किसी भी, कोई भी आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसके आप रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैनेज वर्चुअल मशीन डिस्क, इस तरह से आपने यहाँ पर डिफरेंट डिस्क को मैनेज करना है। डाटा डिस्क अगर आपको अटैच करना पड़ती है अपने उस वर्चुअल मशीन के साथ, बाय डिफॉल्ट सिर्फ सिर्फ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क होती है। अगर आपने डाटा डिस्क उसके साथ अटैच करनी है और उसमें डाटा सेव करवाना है या उसमें मैनेज करवाना है, तो वो भी हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स टू अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट। इस तरह से हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अपने रिसोर्स को क्रिएट करेंगे, जब हम अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, हम उसको नो इंफ्रा रिडंडेंसी पर लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आपके पास ये डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑप्शंस क्या है, इनके आपको क्या बेनिफिट्स हैं। अवेलेबिलिटी जोन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, अवेलेबिलिटी सेट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या होता है, ठीक है। ये आपकी ऑटो स्केलिंग होती है, ऑटोमेटिकली आपकी वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन यहाँ पर आपको क्रिएट करके दे देता है। ऑटोमेटिकली वो डिलीट करेगा आपकी वर्चुअल मशीन पे। वो हम देखेंगे किस तरह से ये हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करनी, इसका मकसद क्या है, यूज केस हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले लोड बैलेंसर आएगा हमारा, जो कि वो आगे चल के आपको नेटवर्क में डिस्कस करेगा उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका प्रोविजन एंड मैनेज कंटेनर्स इन द एज्योर पोर्टल। इसमें हम देखेंगे किस तरह से आपने डिफरेंट कंटेनर्स क्रिएट करने हैं। उसको हम यहाँ पर ACI बोलते हैं, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, ठीक है। कंटेनर रजिस्ट्री है, जैसे जिन लोगों ने डॉकर काम किया तो हब होता है hub.docker.com, जो कि उसकी कंटेनर रजिस्ट्री है डॉकर की। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की भी कंटेनर रजिस्ट्री है जिसमें आपके सारे इमेजेस मौजूद होंगे। ये लेट्स से हम यहाँ पर अपने एक लोकल मशीन पर इमेज क्रिएट करेंगे डॉकर का, उसको हम माइग्रेट करेंगे कंटेनर रजिस्ट्री में, उसके थ्रू हम अपना कंटेनर इंस्टेंस यहाँ पर रन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम हो जाते हैं। और इसमें किस तरह से आपने ऐप मैनेजमेंट करनी है, अपनी साइजेस को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, स्केलिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर वो वर्चुअल मशीन में स्केलिंग के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसी तरह से आपके सेम कॉन्सेप्ट होते हैं कंटेनर में, ठीक है। तो ये सारी सारी यहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये हम प्रॉपर यहाँ पर उसको डिप्लॉय करके देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अज्यूर ऐप सर्विस।
ये भी आपके पास एक पैस सर्विस है, ऐप सर्विस के नाम से इसको ऐप सर्विस प्लान बोलते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। और इसको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, स्केल करेंगे, ठीक है, क्रिएट कैसे करना है आपने, सर्टिफिकेट्स को इसमें आप कैसे मैनेज करेंगे, टीएलएस जो आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसको आप यहाँ पर कैसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैप एंड एग्जिस्टिंग कस्टम डीएनएस, वो आपने किस तरह से अपने किसी भी जो भी आपकी ऐप चल रही है ब्राउजिंग ऐप सर्विस, उसको आपने कोई कस्टम डोमेन नेम देना है। लेट्स से iTechNets.com है, आप ये चाहते हैं आपकी जो ऐप है वो चले iTechNets.com पर, तो वो चल सकती है और हम उसको कस्टम डोमेन नेम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बैकअप्स आपने कैसे लेने हैं किसी भी अपनी ऐप के। कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स, आपके पास यहाँ पर क्या डिफरेंट नेटवर्क ऑप्शंस है। कॉन्फ़िगर डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, जैसे ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट में हम ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट सेटअप करके देते हैं। ब्लू इन्वायरमेंट होता है आपका रनिंग इन्वायरमेंट और ग्रीन इन्वायरमेंट होता है आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट। तो आपकी जो डेव टीम होती है वो ग्रीन इन्वायरमेंट पे काम कर रही थी, जब उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन के अपडेट पे काम कर लिया और सक्सेसफुल हो गई है, तो उसको फिर हम स्वैप कर देते हैं, तो वो आपका ब्लू इन्वायरमेंट बन जाता था। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स यहाँ पर उसने दी हुई है, जो कि आपके ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट की तरह यहाँ पे वर्किंग कर रही होती है। हम कंप्लीट इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मॉड्यूल फॉर इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी चाहे आप फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात करें, क्लाउड इन्वायरमेंट की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेटवर्क आता है, आपने अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरह से हमने कॉन्फ़िगर एंड मैनेज करना है अपना वर्चुअल नेटवर्क, कैसे आप डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने हैं, उसमें आप सबनेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट साइडर आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें आपने उनकी वीनेट पेयरिंग किस तरह से करनी है, आपस में वो ओवर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ये तो इजी है, एक सिंगल लाइन का या एक सिंगल क्लिक का काम है यहाँ पर हमारा। कॉन्फ़िगर प्री डिफाइंड नेटवर्क राउट्स, ऑलरेडी जो नेटवर्क राउट्स है आपके पास वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो आपके काम कर रहे होते हैं। ट्रबल शूट नेटवर्क कनेक्शंस, क्या क्या उसमें कॉमन इश्यूज आते हैं वो हम देखेंगे। कॉन्फ़िगर सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क, किस तरह से आपने सिक्योरली उसको एक्सेस करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सही है। तो जब भी हम यहाँ पर कोई अपना रिसोर्स क्रिएट करेंगे, जैसे आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया, तो वो आपकी बाइजिंग एनएससी, उस पर आप अपनी पोर्ट्स को अलाउ करेंगे कि कौन सी पोर्ट से वो ट्रैफिक को लिसन करेगा, इसके अलावा बाकी सारी पोर्ट्स डिनाई हो जाएंगी। इवेल्युएट इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स, यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अज्यूर बेशन होस्ट, जैसे जंप सर्वर होता था हमारे पास जो हम सेटअप करते थे अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, इसी तरह से यहाँ पर है आपके पास बेशन होस्ट के। सिंपल हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि जब आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो अगर वो विंडोज़ है तो बाई आरडीपी पोर्ट आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, और अगर वो आपकी लिनक्स मशीन है तो बाई एसएसएच पोर्ट आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अगर आपने वो पोर्ट्स अलाउ नहीं किए तो फिर सिक्योरली एक्सेस आपको किस तरह से मिल रही है, वो बाई बैशन यहाँ पर आपकी डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर सर्विस एंड पॉइंट्स। ये हम सेटअप करके देखेंगे सर्विस एंड पॉइंट क्या होता है, प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कॉन्फ़िगर नेम रेजोल्यूशन एंड लोड बैलेंस। ये हम लोड बैलेंसर ऊपर कवर कर लेंगे। स्केल सेट को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
इसमें आपको डीएनएस के बारे में बता रहा है। डीएनएस हम देखेंगे किस तरह से आपने यहाँ पे सेटअप करना होता है। इंटरनेट एंड पब्लिक लोड बैलेंसर क्या है आपका, और ट्रबल शूटिंग है इसकी यहाँ पर हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास फाइनल मॉड्यूल आ जाएगा मॉनिटरिंग एंड मेंटेन एज़्योर रिसोर्स। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपका कोई भी रनिंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर जो भी आपके रिसोर्सेज चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पर मॉनिटर करना है अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को, कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे वो आपको यहाँ पर अज्यूर मॉनिटर की बात कर रहा है। इसमें आप अपने लॉग्स किस तरह से सेटअप करेंगे, क्यूरीज आप यहाँ पर कैसे रन कर रहे होंगे, किस तरह से आप यहाँ पर अपने अलर्ट सेटअप करेंगे, एक्शन ग्रुप क्या है यहाँ पर, अलर्ट्स प्रोसेसिंग रूल्स क्या हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कॉन्फ़िगर एंड इंटरप्रेट monitoring of virtual machine storage accounts and network by using Azure Monitor Insights। ठीक है, Azure Monitor Insights यूज होता है आपके ऐप सर्विसेज में। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल Azure Monitor क्या है और इनसाइट्स क्या है उसमें। और उसके बाद लास्ट में है आपके पास नेटवर्क वॉचर। ये स्पेसिफिकली होता है आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को वॉच करने के लिए। जैसे आप अपने पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वाइट शार्क को यूज़ करते हैं, वाइट शार्क को यूज़ करते हुए आप अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को वॉच कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर आपने अगर नेटवर्क की ट्रैफिक को वॉच करना है तो उसके लिए आपके पास एज़्योर नेटवर्क वॉचर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर टॉपिक इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी। सर्विस वॉल्ट क्या होता है, बैकअप वॉल्ट क्या होता है, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम यहाँ पर डिफरेंट अपनी पॉलिसीज वो देखेंगे। बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शंस हम देखेंगे इसमें। किस तरह से आपने बैकअप लेना है, किस तरह से आपने रिस्टोर करना है, इसको प्रैक्टिकली हमने ये इम्प्लीमेंट करके देखना है। कॉन्फ़िगर एज़्योर साइट रिकवरी किस तरह से आप करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वो उसका एक पेड रीजन होता है, उसमें आपकी वर्चुअल मशीन का बैकअप रखता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। वो एक्चुअल में क्या है, आपकी साइट रिकवरी है। फेल ओवर के केस में सेकेंडरी रीजन से आपको किस तरह से वो रिसोर्स दे रहा होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस सारी यहाँ पर जब हम बैकअप पर पहुंचेंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे टॉपिक होगा कॉन्फ़िगर एंड इंटरप्रेट रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स फॉर बैकअप्स। किस तरह से आपने इसकी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, अलर्ट्स जनरेट करने हैं, जो भी आप यहाँ पे डिफरेंट बैकअप्स मैनेज हो रहे होंगे। ये हमारा ओवरऑल कोर्स होगा, लेके चलेंगे इसको हम अपने वे से। और जो हमने स्टार्टअप लेना है वो लेना है हमने पहला जो रिसोर्स हम क्रिएट करेंगे एज़्योर वर्चुअल मशीन का क्रिएट करेंगे, और फिर हम इसमें ऐसा ऐसा अपने बाकी रिसोर्सेज क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है जी, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। सर मेरा है। भी ये पूछना है कि आप ये मुझे बताएं कि इसमें आप वीएम मशीन्स के थ्रू हमें गाइड करेंगे या हमें आप कोई आईएसओ देंगे ताकि हम अगर हम अपने पास डिप्लॉय करके हैंड्स ऑन करना चाहें इसमें वीएम के थ्रू। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने अपने यहाँ पर फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने हैं। ओके। ठीक है, फ्री ट्रायल सही। अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा फर्स्ट सेशन होगा, उसके सेशन के एंड पे मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें सारी मैंने आपको थ्योरी कवर करवा दी है इसकी। ओके। क्लाउड तक मैं आपको लेके आ जाऊंगा, फिजिकल इंफ्रा क्या होता था, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन क्यों आई, फिर उसके बाद क्लाउड क्यों आया मार्केट में, एडवांस वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं गाइड करता हुआ आपको ले आऊँगा यहाँ तक। फ्री ट्रायल अकाउंट आपने यहाँ पर अच्छा, सेकंड चीज़ सर ये कि ये बताएं कि सिखा जो दूंगा मैं आपको किस तरह से क्रिएट सही करना है, तो उस सही। पर आपने अपनी तमाम जितनी भी लैब्स वगैरह परफॉर्म करनी। अच्छा, सेकंड सर एक चीज़ और ये कि इसमें क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो डॉकर्स है और एक कंटेनराइजेशन। तो यानी कि तो इसको आप लोग कितना कवर करेंगे, क्योंकि अगर इटसेल्फ देखा जाए तो डॉकर्स नीड्स मोर टाइम। नहीं, वो जो फिजिकल इन्वायरमेंट में आपने या ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में आपने सेटअप करना तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, यहाँ पर नहीं है इतना काम। ओके। यहाँ पर सिंपल इनकी ये पैच सोल्यूशन है। आप गए, आपने उसको कहा कि जी मैंने वहाँ पर कंटेनर क्रिएट करना है,
और उसमें आपको डिटेल बनानी है, विद इन फ्यू सेकंड वो आपको आपका कंटेनर रेडी करके दे देता है। ठीक है, ये फ्यू मिनट्स का काम है टोटल, आपने किस तरह से वहां पर क्रिएट करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंटेनर रजिस्ट्री कैसे क्रिएट करनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने लेंथी नहीं है। कंटेनर रजिस्ट्री बना ली है, तो अब इसमें आपने अपना लोकल मशीन से किस तरह से माइग्रेट करना है इमेज को, और उसके थ्रू फिर आपने अपना इंस्टेंस कैसे यहाँ पर बना देना है। सिंपल। तो ये यहाँ पर फ्यू क्लिक्स का काम है, इतना लेंथी काम नहीं। जैसे हम अगर ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट में सेटअप करेंगे डॉकर का, डॉकर सर्वर को आप इंस्टॉल करें या डॉकर डेस्कटॉप को आप इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर आप वहाँ पर अपनी सारी इंप्लीमेंटेशन करें, ये सब आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सर मैंने ये पूछना था कि जो आप कोर्स ऑनलाइन कवर करवाएंगे वो सर्टिफिकेशन के लिए कितनी हेल्पफुल है, और अगर हम सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं तो उसका स्कोप क्या है, और हम वहाँ पर कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने सीवी में कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, और आगे फर्दर क्लाउड की तरफ मजीद प्रोफेशनल का कैरियर चूज करें तो थोड़ा सा गाइड कर देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक, इसमें इस तरह से है कि मैं तो आपको चीज़ें सारी कवर करवा दूंगा, और जितना मैक्सिमम हैंड्स ऑन होगा मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा। बाकी आपकी अपनी भी एफर्ट होती है कि आपने यहाँ पर किस तरह से काम करना। अब अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं 2016 से माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए मुझे इस पर काम करते हुए। तो मैंने इसका जो फर्स्ट वर्जन था जो क्लासिकल था, बाद में इसका आर्म वर्जन आया था। ठीक है ना, तो क्लासिकल से मैंने इस पर काम करना शुरू किया था। तो चीज़ें टाइम लेती है। माइट पॉसिबल अगर आपने प्रिपरेशन करनी है इसकी सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको हो सकता है 5-6 मंथ लग जाए। ठीक है ना, आपकी सेल्फ इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर एफर्ट्स करनी है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा आपने उनको पढ़ना है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन ना करूं, एक सिंपल सा ओवरव्यू दूं आप लोगों को, और मैं फिर मूव कर जाऊं प्रैक्टिकल की तरफ। आपको प्रैक्टिकल काम सिखा दूं कि अगर आप कहीं पर भी जॉब में जाते हैं वहां पर आप हर एक चीज़ से फेमिलियर हो, आपको वहां पर इश्यूज ना आए। ठीक है ना। तो ये मेरा एम होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं, इजीली उनको जॉब मिल जाती है, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं इजीली क्लियर कर जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ा रहा हूँ यूके में, एक मेरा 1-to-1 सेशन चल रहा है AG104 का। ड्यूरिंग सेशन ही उनको इंटरव्यू की कॉल है, अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ 1.5 घंटे का, और उन्होंने वो क्लियर किया है। ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई थी, उन्होंने वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, तो वहाँ इजीली वो उसको क्लियर कर गए इंटरव्यू को। तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी कितनी एफर्ट हो रही है उसमें ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इजीली कर लेते हैं काम। यहाँ पर जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई एक लैब अगर मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर आप 4 to 5 टाइम्स उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होगा, आपको ऑप्शंस याद हो जाएंगी। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कुछ आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो सीक्वेंस पूछेगा कि आपने पहले कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, बाद में कौन सी चूज करनी है, उसके बाद कौन सी आएगी। 4 या 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, कोई आप रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे आपने कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है, तो अब उसमें आपने किस तरह से एक सीक्वेंस फॉलो करना है स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले आपने कहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, फिर कौन सी करनी है। तो वो उसी वक्त आपको पता होगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस की भी होगी बार बार, तो इजीली फिर आप वहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। सही है। बाकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब में विदाउट सर्टिफिकेशन तो आपको कोई पूछता नहीं है, आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, उसके बगैर आप जॉब में नहीं जा सकते। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान में भी आप बात करेंगे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सपोर्ट दे रहे हैं बाहर, तो क्या है कि हमें वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड होना पड़ता है। यहाँ पर तो हो सकता है अगर आप किसी लोकल कंपनी में काम कर रहे हैं और वो बाहर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको विदाउट सर्टिफिकेशन रख लें। लेकिन
जितना भी यहाँ पे सपोर्ट का काम हो रहा है वो तमाम के तमाम क्या है, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए। उन्होंने आगे आपकी वो सर्टिफिकेशन प्रेजेंट करनी होती है कि हमारे पास इतने लोगों की टीम है और ये तमाम सर्टिफाइड है और इनके पास ये सर्टिफिकेशन है। फिर उस बेस पे उनके वहाँ पर कमिटमेंट्स होती हैं, SLA साइन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं सर। जी जी। सर पहला तो ये कि जो आपने बताया सर कि जो ट्रायल अकाउंट आप बनाएंगे वो सर कितने अरसे तक के लिए वैलिड होता है, और सर्टिफिकेशन के बाद सर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, और ये अगर 30 लेट्स से डेज होती है सर्टिफिकेशन अच्छा 30 डेज है, तो उसके बाद सर क्या प्रोसीजर होगा उसका? उसके बाद ये है कि आप कोई नया अकाउंट क्रिएट कर लें, 30 डेज वैलिडिटी होती है और $200 इसमें वो आपको देता है। ठीक है सर। तो जो भी आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे इसके अंदर से वो डिडक्ट कर रहा था जो उसने आपको ग्रांट किए। सर इसमें वो और सॉरी मैं इसमें एक इनपुट दूंगा, इसमें मेरे ख्याल से ना वो आपको अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है आपके बैंक की, वो बिल्कुल $1 कटती है, वो पर रिटर्न बैक हो जाती है आपको। ऐसे ही मतलब रीइंबर्स हो जाती है जी ठीक है। ऐसे। यही मैं सिखा दूंगा और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, बेसिकली दूसरा आई हैव सर अ ये क्वेश्चन क्वेश्चन। था जी सर, इसमें ये कि हमें जिस तरह आपने पहले बात की कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि लेट्स से अगर जॉब नहीं मिलती, हमने सर्टिफिकेशन कर ली, ट्रेनिंग कर ली, सर्टिफिकेशन भी ले ली, तो पूरा साल लेट्स से हम सर्च करते रहते हैं, तो हमारे पास जाहिर है प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं होगा ना उसको प्रैक्टिस करने का। तो प्लेटफॉर्म यही होगा कि हम यही एज्योर के जो पोर्टल है इसके ऊपर अपने पैसे लगाएं, जिस तरह भाई ने बताया कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तो वहीं हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना बेसिकली। ऐसे ही है। और दूसरा सर ये है कि इसको रिन्यू करने का थोड़ा बता दें कि हर साल रिन्यू करनी पड़ती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, इसमें इनका डिफरेंट वे है। जैसे AWS का है ना, वो तो है वो आपका 1 ईयर का अकाउंट क्रिएट कर देता है, यहाँ 30 डेज का क्रिएट होता है। आफ्टर ठीक है 30 डेज वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो डिसेबल कर देता है, चाहे आपने ये अमाउंट कंज्यूम की है या नहीं की। ठीक ठीक है है। तो उसके बाद फिर वो आपको कहता है कि आप इसको शिफ्ट करें पे एज यू गो पर। ठीक है तो उसमें पे एज यू गो में जितना आप यूज़ करेंगे, जो आपने रिसोर्सेज क्रिएट किए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके आफ्टर 1 मंथ या 30 डेज आपकी अमाउंट बन रही होती है, वो आफ्टर 30 डेज आपके कार्ड में से डिडक्ट हो जाती है। ठीक है। ये थोड़े से बनते, इतने ज़्यादा नहीं बनते। $5 to $10 लेट से आपके पर मंथ बन जाएंगे, तो इतने तो आई थिंक बेरेबल है। ठीक है ठीक ना। है सर। दूसरा सर इसके अंदर अभी जो हम काम कर रहे हैं एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे लोग इस क्लास में ऐसे होंगे जिनके पास क्लाउड का एनवायरनमेंट नहीं होगा, शायद 90% ही ऐसे हों। तो हमें ज़ाहिर है हम सर्टिफिकेशन करने के बाद जॉब हंटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर किसी को मिल जाएगी किसी को नहीं मिलेगी। तो इज़ इट द राइट पाथ कि हम एज्योर 104 को लें, या हम MCSE जो पहले सर्टिफिकेशन आती थी उसको कर लें, या ऑफिस 365 से स्टार्ट लें? मतलब बेसिकली वो पाथ नहीं मिल पा रहा कि माइक्रोसॉफ्ट में हमने अगर स्टेप इन करना है तो कहाँ से हम स्टेप इन करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एज्योर AZ 104 को करने के बाद वो जॉब की तरफ नहीं जाएंगे, उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उस तरह का एनवायरनमेंट है नहीं। तो हमें ऑफिस 365 की तरफ जाना चाहिए, MCSE की तरफ, ये कौन सा चूज करना चाहिए? थोड़ा प्लीज गाइड कर दें। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी कंपनीज है ना, मोस्टली आपको नजर आएंगी वो ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में चल रही है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको MCSE करना मस्ट है। MCSE के बगैर वहाँ पे आपका गुजारा नहीं है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं क्लाउड में, आप ये चाहते हैं कि क्लाउड में आपका सारा कैरियर यहाँ पे हो आगे इन फ्यूचर, जो कि इस वक्त मार्केट की नीड भी है। ठीक है ना। तो जैसे मुझे 9 साल हो गए हैं क्लाउड पर काम करते हैं, पब्लिक क्लाउड पर। तो इट मीन्स कि अब ये बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुकी है प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें ही आगे चलना है। ऑफिस 365 की बात करेंगे, वो भी क्या है, क्लाउड बेस ही है सारा सेटअप। ठीक है। ये आपके पास एक बेस लेवल है। क्लाउड में आपने एंट्री करनी है तो ये जैसे एसोसिएट लेवल है इसका, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का AZ 104, ये बेस है। इसके बाद फिर आप कहीं पर भी मूव कर दें, ऑफिस 365 करना चाह रहे हैं या इसके एडवांस कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, अब तो सिर्फ ठीक है सर। सिर्फ अब आप लोगों के लिए क्या है, मार्केट में एक सिंगल सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते, आपको मल्टी सर्टिफिकेशंस के साथ जाना पड़ता है। सर MCSE तो डिसकंटिन्यू नहीं होगी?
माइक्रोसॉफ्ट की हाँ, तरफ से? वो उसके उन्होंने हाइब्रिड बना दिया हुआ उसको, AZ800 और AZ801, ये दो अब इसके सर्टिफिकेशन के ट्रैक है। ठीक है सर। इसमें वो डिस्कस करता है एक्टिव डायरेक्टरी को, इसमें वो डिस्कस करता है हाइब्रिड इन्वायरमेंट को, कि आपने अज्यूर के साथ किस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी को, सॉरी अपने, हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरह से आपने सेटअप करना है और वहाँ पर आप किस तरह से चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे मैं इसमें आपको लैब करवा दूंगा हाइब्रिड इन्वायरमेंट की, कि किस तरह से ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। Yeah, that would be helpful. सॉरी, क्या कह रहे हैं? And that would be very helpful. क्योंकि हमारी जो कंपनी जिसके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली क्लाउड भी और बेसिकली एंट्रा भी और साथ वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी काम कर रहे हैं। सही, कोई इशू नहीं, मैं करवा दूंगा आपको ये हाइब्रिड लैब। हाइब्रिड लैब वुड बी वेरी हेल्पफुल। सर मैं पूछना था, असल में मेरे फील्ड जो है ना टोटली नेटवर्किंग की है ना, ठीक है। तो फिर राइल सर के साथ से ही मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया था, तो अभी इसमें तो मैं आ गया हूँ ऑलरेडी, आपसे आपके साथ इन टच ही रहूंगा, लेकिन क्या मेरे लिए ये बेहतर है फील्ड कि नहीं, क्योंकि मेरी तो है बिल्कुल, टोटली आगे राउटिंग एंड स्विचिंग की फील्ड है। आगे काम ही यही है क्लाउड का। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, वो भी उनके साथ क्या है कि मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, तो वो भी इसी तरह से नेटवर्क फील्ड के थे, यूके में मैंने उन्हें पढ़ाया था। तो वो CCI करके वहाँ पे बैठे हुए थे, वो यही समझ रहे थे कि उनकी जॉब नहीं जा सकती, जो मर्जी हो जाए। कंपनी उनकी क्लाउड पे शिफ्ट होगी, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर पे चली गई, और GCP पे उनके कुछ रिसोर्सेज चले गए। तो लेकिन वो बैठे रहे, कंपनी ईमेल्स करती थी कि जी आप क्लाउड लर्न करें, लेकिन उन्होंने लर्न नहीं किया। एक दिन उनको क्या हुआ, ईमेल आ गई कि आप जॉब से फायर किए जा चुके हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ठीक है। तो फिर क्या है, उन्हें पढ़ना पड़ा बाई फोर्स क्लाउड। तो आगे जो जो भी टाइम है उसमें आपको क्लाउड पे काम आना चाहिए, इसलिए अभी से सीख लेंगे ज़्यादा फायदा, और वर्थ बना लेंगे अपनी मार्केट में। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, क्लाउड में सैचुरेशन आना शुरू हो गई है। अब आपको बेतहाशा लोग नजर आएंगे जो सर्टिफाइड किए रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। तो वाई नॉट कि आप अभी से टाइमली ये सारी चीज़ों को पिक करें और आगे लेके चलें चीज़ें। तो सर इसकी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए कि मतलब एग्ज़ाम हम खुद देंगे या मतलब आपकी इंस्टीट्यूट या वहाँ पे आना इसके लिए पड़ेगा, मतलब उस अपने एनवायरनमेंट में दे सकते हैं ऑनलाइन कि नहीं? हाँ, हो जाता है ऑनलाइन। तो ये तो बड़े अरसे से इसके ऑनलाइन चल रहे हैं, जब से कोरोना आया था उन्होंने ये सारे एग्जाम ऑनलाइन कर दिए थे। पहले ये सेंटर बेस हुआ करते थे, अब तो हर एग्जाम ऑनलाइन हो जाता है। चंद स्पेसिफिक एग्जाम्स ठीक हैं जिसके लिए आपको सेंटर में जाना पड़ता है। ठीक है। आप ठीक चाहे है आप सर। कोई सिस्को सर का लें, माइक्रोसॉफ्ट का लें, कोई भी लें एग्जाम, वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं जी कहीं सर, से भी। ठीक है सर। मतलब हम खुद भी इनरोलमेंट कर सकते हैं या एकेडमी हमें इनरोल कराएगी इस कोर्स में? हाँ, कर सकते हैं आप भी। आप करेंगे आपको ठीक है ज़्यादा सर। चार्ज होगा, अकेडमी के थ्रू जाएंगे तो आपको कम चार्ज होगा। यही है तो सिर्फ फर्क। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक और क्वेश्चन था, ये AWS और Azure में डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये डिफरेंट वेंडर है। AWS अमेजोन का है, Azure माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। तो जो इस वक्त मार्केट ज़्यादा है वो माइक्रोसॉफ्ट Azure की है। AWS की मार्केट अब कम होना शुरू हो गई। मार्केट लीडर है अभी तक वो। ठीक है ना। AWS सबसे पहले मार्केट में आया था 2013 में, और अभी तक मार्केट लीडर है।